हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे थे व्याख्याता के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसका हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखा हुआ है। आज हमारा लेक्चर 3 है। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन आपको यदि अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फ्री क्लास का लाभ ले सकें। तो और साथ में यदि सभी वीडियो लेक्चर्स की यदि आपको PDF प्राप्त करनी है तो आप हमारी मोबाइल ऐप ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप सभी वीडियो लेक्चर्स के PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी शैक्षिक मनोविज्ञान का लेक्चर नंबर 3 है। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इससे पहले हमने जो भी क्लासेस अपनी देखी हुई है उसको पहले आप देख लीजिए, और वो आपको मिलेंगी कहाँ, तो व्याख्याता नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ जा करके आपको जितने भी लेक्चर्स डल रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे। साथ में यदि आप क्रम से देखेंगे तो तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी और बेहतर अंडरस्टैंडिंग इसमें होगी आपकी, क्योंकि आज का ये जो सेशन है वो कंटिन्यूएशन में ही है, यानी कि जो प्रीवियस सेशन हमने किया है उसी के क्रम में ही आज का सेशन है। ठीक, तो आज हम देखने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान की विशेषताएं क्या हैं। तो विशेषताओं की यदि हम बात करें तो जो शैक्षिक मनोविज्ञान होता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अप्लाइड साइंस, इज एन अप्लाइड साइंस। क्या है यह? व्यवहारिक विज्ञान या फिर व्यवहारिक को प्रयुक्त विज्ञान भी कहते हैं, अनुप्रयुक्त भी कहते हैं हम। ठीक, व्यवहारिक बोलेंगे, प्रयुक्त बोलेंगे, अनुप्रयुक्त बोलेंगे, अप्लाइड साइंस है। क्लियर है? एजुकेशनल साइकोलॉजी इज एन अप्लाइड साइंस, व्यवहारिक, प्रयुक्त, अनुप्रयुक्त विज्ञान है जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं, और कल के लेक्चर में हमने देखा है। ठीक, ये बात, इट अप्लाइज द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। क्यों इसको बोला गया कि अप्लाइड है? इसलिए बोला गया क्योंकि यह शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को लागू करता है। ठीक है, जो लागू कर रहा है, जो अप्लाई कर रहा है, तो उसको बोल देंगे हम कि अप्लाइड है, ये प्रयुक्त है, अनुप्रयुक्त है ये। ठीक, फिर क्या बताया गया है? यह शैक्षिक स्थितियों में शिक्षार्थियों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए लागू होता है। It applies to the study of behavior of the learners in educational situations. क्यों ऐसा बोला गया है? इसलिए बोला गया है क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी की परिभाषा ही ये होती है कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान, और मनोविज्ञान जो कि आज की स्थिति में जो परिभाषा इसकी स्वीकार की गई है, जो अर्थ इसका स्वीकार किया गया है, वो है व्यवहार का विज्ञान, बिहेवियर, साइंस ऑफ बिहेवियर, है ना। जब व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है, साइंस ऑफ बिहेवियर कहा जाता है, तो ये क्या करेगा? शिक्षार्थियों के व्यवहार का अध्ययन करता है ये शैक्षिक स्थितियों में। इसीलिए इसको बोल दिए कि ये अप्लाइड है। ठीक, अनुप्रयुक्त विज्ञान है, प्रयुक्त विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान है। क्लियर है? फिर उसके बाद ये क्या है? सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस है ये। ठीक है, ये सब पूछा जाता है एग्जाम में कि निम्न में से एजुकेशनल साइकोलॉजी के संबंध में, शैक्षिक मनोविज्ञान के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है कि यह सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस है। तो एजुकेशनल क्यों बोला गया कि ये सामाजिक विज्ञान है? क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ सोशल साइंस एज इट स्टडीज द ह्यूमन बीइंग एंड सोसाइटी। क्यों बोला गया कि ये सामाजिक विज्ञान है? क्योंकि शैक्षिक मनोविज्ञान जो है वो सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि यह मनुष्य और समाज का अध्ययन करता है। मनुष्य के समाजीकरण, कल के लेक्चर में हमने देखा है कि किस तरीके से मनुष्य समाज में उठे बैठे, उसको समाजीकरण आए, तो ये सभी चीजें किसके अंतर्गत आती? शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आती। इसका अर्थ ये हुआ कि शैक्षिक मनोविज्ञान को सामाजिक विज्ञान इसलिए कहा गया है क्योंकि यह मनुष्य और समाज का अध्ययन करता है। समाज, जहां समाज आ गया तो सामाजिक विज्ञान ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाता है। ठीक, समझ में आया?
फिर उसके बाद में क्या बताया गया कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ पॉजिटिव साइंस, यह एक सकारात्मक विज्ञान है। सकारात्मक क्यों कहा गया, आइए देख लेते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ साइंस in the sense that it uses all the methods to collect data and interpret them. Educational psychology aims at understanding, predicting human behavior in a systematic manner. क्या बताया गया है कि शैक्षिक मनोविज्ञान इस अर्थ में एक विज्ञान है कि यह डेटा एकत्र करने और उनकी व्याख्या करने के लिए सभी विधियों का उपयोग करता है। और विज्ञान के अंतर्गत होता क्या है, विज्ञान के अंतर्गत यही तो होता है। जब हम प्रैक्टिकल करने जाते हैं तो प्रैक्टिकल में हम रीडिंग्स लेते हैं कि नहीं, बिल्कुल रीडिंग्स लेते हैं हम लोग, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस होते हैं, रीडिंग्स लेते हैं, मेथड्स अप्लाई करते हैं जब हम लोग प्रैक्टिकल, ठीक है, कि इस मेथड से, इस विधि से इसको किया जाएगा, इस प्रयोग को किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद और अलग 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 विधियां होती है, जैसे कि केमिस्ट्री प्रैक्टिकल हो गया, आपका बायो प्रैक्टिकल हो गया, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से तो डेटा कलेक्शन होता है उसमें। तो ये क्या है, इसीलिए इसको बोला गया कि यह विज्ञान है, सकारात्मक पॉजिटिव साइंस है। और शैक्षिक मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है, मानव व्यवहार को व्यवस्थित तरीके से समझना, भविष्यवाणी करना। मानव व्यवहार को समझना है, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो क्या बोल दिया जाएगा, उनके शिक्षकों के द्वारा, उनके पेरेंट्स को बुला के बोला जाएगा कि आप ऐसा कीजिए, किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसर्न कर लीजिए, किसी मनोवैज्ञानिक के पास आप चले जाइए। जब ये मनोवैज्ञानिक के पास जब बच्चे को ले जाया गया तो वो क्या कर रहे हैं, उसके व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। सामने वाले व्यक्ति को लगता है अरे ये कैसे जान रहे मुझे, तो उन्होंने उसी चीज का तो अध्ययन किया, उन्होंने व्यवहारों का तो अध्ययन किया है, मनुष्यों के व्यवहारों का ही तो उन्होंने अध्ययन किया, मनोवैज्ञानिकों ने, और किया ही क्या है ना। तो ये क्या है कि बच्चों के यानी कि मानवों के व्यवहार को व्यवस्थित तरीके से समझना और भविष्यवाणी करने का इसका समझ रहे हैं, ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर को, और वो भी कैसे, सिस्टमैटिक मैनर में। क्लियर है, इसीलिए इसको क्या बोला गया कि ये सकारात्मक विज्ञान, पॉजिटिव साइंस है। फिर उसके बाद बोला गया कि ग्रोइंग साइंस है, बढ़ता हुआ विज्ञान है, विकासशील। शैक्षिक मनोविज्ञान क्या, विकासशील विज्ञान है, डेवलपिंग साइंस है। ये सभी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, है ना, जो कि एग्जाम में आएंगे। ग्रोइंग साइंस है, डेवलपिंग साइंस है। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज नॉट अ फॉर्मेटिव साइंस लाइक लॉजिक और एथिक्स बिकॉज इट डील्स विद द फैक्ट्स। क्या है ये शैक्षिक मनोविज्ञान, तर्क या नैतिकता की तरह एक रचनात्मक विज्ञान नहीं है। ये भी याद रखना है कि ये रचनात्मक नहीं है, ये क्या नहीं है, फॉर्मेटिव नहीं है, क्योंकि यह तथ्यों से संबंधित है। और देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि डेटा को एकत्र करना है, जहां पे डेटा एकत्र हो रहा है, तथ्य है, फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स है तो है, नहीं है तो नहीं है, बस हो गया। कोई यहाँ पे तर्क या नैतिकता नहीं चलेगी कि रचनात्मक बना दिया जाए, उसको रचनात्मक विज्ञान बना दिया जाए, नहीं। तो आपको ये याद रखना है कि इट इज अ ग्रोइंग साइंस, ये बढ़ता हुआ है, इट इज अ डेवलपिंग साइंस, विकासशील विज्ञान है। यहाँ पे कोई लॉजिक और एथिक्स काम नहीं करते हैं, यहाँ पे क्या काम करते हैं, फैक्ट्स काम करते हैं। क्या काम करते हैं, फैक्ट्स काम करते हैं, ठीक है। तथ्य से संबंधित है ये शैक्षिक मनोविज्ञान, तर्क या नैतिकता की तरह रचनात्मक नहीं, क्योंकि यह तथ्यों से संबंधित है, बिकॉज इट डील्स विद द फैक्ट्स। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। फिर आगे देखिए, ये तो हमने देख लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिया, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी हमने देख लिया, ठीक। अब हम देखने जा रहे हैं कि शैक्षिक मनोविज्ञान किस प्रकार शिक्षकों की सहायता करता है। हाउ एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स टीचर। अब देखो, ये जो हमारा जो टाइटल है ना कि किस तरीके से शिक्षकों की सहायता करता है, हाउ डज इट हेल्प्स टीचर। यदि एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसके कार्य क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी पूछ लिया गया, कार्य पूछ लिया गया कि शैक्षिक मनोविज्ञान के कार्य क्या है, तो भी आपको यही चीज याद रखनी है, ठीक है। कार्य क्या है और साथ में फंक्शंस क्या है, ये दोनों चीजें लगभग एक बराबर ही रहती हैं कि जो कार्य है वही तो उसी तरीके से वो मदद कर रहा है शिक्षकों की, ठीक। आइए देख लेते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी
helps the teacher to know about responsibility in the teaching learning process. शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षक को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जिम्मेदारी के बारे में जानने में मदद करता है। जिम्मेदारी के बारे में जानने में मदद करता है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया भी हम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। तो इसमें क्या एहसास करवाता है? शिक्षकों को जिम्मेदारी के बारे में जानने में मदद करता है। ठीक, फिर क्या? इट हेल्प्स द टीचर टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स बिहेवियर इन द क्लासरूम। यह शिक्षक को कक्षा में छात्र के व्यवहार को समझने में मदद करता है। तभी तो बोल दिया गया ना कि शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान, यदि आप मनोवैज्ञानिकों के पास में ले जाओगे तो वो व्यवहार के आधार पर सभी बातें, सभी तथ्य सामने रख देंगे आपके। और यदि शिक्षक यही कार्य कर रहे हैं, शिक्षक व्यवहार के आधार पर किसका? शिक्षार्थियों का, छात्रों का। ठीक है, यानी कि आपको टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होना है। आपको ये चीज याद रखना है कि ये एजुकेशनल साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान है ये। तो शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की यदि हम बात करेंगे तो कक्षा में छात्र के व्यवहार को समझने में भी मदद कर देगा ये। फिर क्या है? यह शिक्षक को बच्चे की प्रकृति का अध्ययन करने में मदद करता है कि नेचर क्या है बच्चे का, कैसा नेचर है। इट हेल्प्स द टीचर टू स्टडी द नेचर ऑफ द चाइल्ड। प्रकृति कैसी है बच्चे की। फिर इट enables the teacher to know the various principles and stages of growth and development। यह शिक्षक को विकास के विभिन्न सिद्धांतों और चरणों को जानने में सक्षम बनाता है कि बच्चे का विकास कैसे हो रहा है और एवं विकास के कौन से विभिन्न सिद्धांत हैं, तो उसमें भी ये मदद कर रहा है। टू नो द वेरियस प्रिंसिपल एंड स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि एवं विकास के विभिन्न चरणों एवं विभिन्न सिद्धांतों को जानने में सक्षम बनाता है ये शैक्षिक मनोविज्ञान। ठीक, समझ में आया? फिर क्या है? यह शिक्षक को व्यक्तिगत अंतर को समझने में मदद करता है। इट हेल्प्स द टीचर टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल डिफरेंस। व्हाट डज इट मीन इंडिविजुअल डिफरेंस? व्यक्तिगत अंतर को समझने मतलब सब बच्चे अलग अलग होते हैं। आप एक ही तराजू में सब बच्चों को नहीं तौल सकते हो। सब, किसी को जल्दी समझ में आया, किसी को देर से समझ में आया। कोई ऐसा बच्चा है कि आप बार बार समझा रहे हो तो भी भूल जा रहा है, तो भी नहीं समझ में आ रहा है। तो सबको ध्यान में रख करके वहां पे शिक्षक क्या कर रहे हैं या शिक्षक की किस तरीके से मदद करेगा कि व्यक्तिगत अंतर क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, उसमें भी मदद किया। फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रोवाइड्स लॉज, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ टीचिंग। शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षण के नियम, सिद्धांत और प्रक्रियाएं प्रदान करता है। नियम क्या है, शिक्षण के नियम क्या है, सिद्धांत क्या है, किन प्रक्रियाओं से पढ़ाना है, कौन सी प्रक्रिया होनी चाहिए टीचिंग की, इसमें भी मदद कर रहा है शैक्षिक मनोविज्ञान। ठीक है, फिर क्या है? इट हेल्प्स द टीचर टू चूज अ सुटेबल मेथड ऑफ टीचिंग डिवाइस एंड मटेरियल्स। यह शिक्षक को शिक्षण की एक उपयुक्त विधि, उपकरण और सामग्री चुनने में मदद करता है कि किसी बच्चे को नहीं समझ में आया, क्या करें? ऐसा करते हैं कि हम क्या करेंगे, ऑडियो विजुअल एड की मदद ले लेते हैं। उससे होगा क्या, जब बच्चा पिक्चर देखेगा, कोई सी वीडियो देख रहा है, वो बिल्कुल इमेजिन कर पाएगा, देख रहा है, बिल्कुल वो सोच पाएगा हाँ अच्छा चीजें ना ऐसे होती हैं, वो रिलेट कर पाएगा। यदि हम केवल बोलते रह गए कि हाँ ये ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है, उसको नहीं समझ में आ रहा है। तो ये क्या किसमें मदद किया? क्योंकि ये जब प्रकृति को समझने में मदद कर देता है, नेचर को समझने में, किसके, बच्चों के नेचर को समझने में मदद किया। जब आपने नेचर को समझ लिया कि अच्छा ये बच्चा ऐसा है, इसको मुझे किस तरीके से समझाना है, ये अब मुझे सोचना है। ठीक, तो यहाँ पे उपयुक्त विधि क्या होनी चाहिए शिक्षण की, किन उपकरणों का आपको प्रयोग करना है एवं कौन सी सामग्रियां आपको चुननी है शिक्षण के लिए, तो उसमें भी शैक्षिक मनोविज्ञान मदद करता है। ठीक, फिर क्या है? इट प्रोवाइड्स नॉलेज ऑन हेरिडिटी, एनवायरमेंट विच हैज सम इन्फ्लुएंस ऑन लर्निंग। यह आनुवंशिकता, पर्यावरण पर ज्ञान प्रदान करता है क्योंकि इनका प्रभाव होता है सीखने पर। ठीक, बहुत सारे लोग हेरिडिटी, आनुवंशिकता, यानी कि बोलते हैं ना कि किसी को
कोई चीज, यदि कुछ चीज हम इनहेरिट करते हैं, वंशानुक्रम जिसको हम बोलते हैं, वंश परंपरा से आई है। अच्छा, ये चीज ना वंश परंपरा से चल रही है, ये चीज वंश परंपरा से चल रही है। जैसे ये किसी को कुछ चीज बीमारी है, हम मान करके चलते हैं, ठीक, तो कोई बीमारी ही है तो बोले कि नहीं नहीं ये ना क्या बोलते हैं, हमारे दादाजी को थी, फिर पिताजी या माताजी को थी, फिर उसके बाद हमें भी आ गई। मतलब ये एग्जाम्पल के रूप में यदि हम समझें तो ये ना उसमें भी मदद किया शैक्षिक मनोविज्ञान कि आनुवंशिकता और पर्यावरण, किस परिवेश में बच्चा रह रहा है, कैसा पर्यावरण है, कौन से वातावरण में बच्चा, किस वातावरण से बच्चा आया है, तो उसमें भी मदद, क्योंकि इनका प्रभाव होता है सीखने में, है ना। ये जो शिक्षण में सीखने की प्रक्रिया में आनुवंशिकता और पर्यावरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनका योगदान एवं प्रभाव होता है कि बच्चे को किस तरीके से समझ में आ रहा है और नहीं आ रहा है। क्लियर है? बोलते हैं जैसे कि इंग्लिश हम बोल के सीखेंगे, है ना। इंग्लिश हम जब बोलते हैं तो हम बहुत जल्दी सीखते हैं। अब हमने पूरी क्लासेस अटेंड कर ली, सब कर लिया, आप फिर उसके बाद आपके टीचर ने कहा आप ऐसा करो, घर में जाकर के इंग्लिश में बात करो, है ना। अब हम गए घर में, अब वहां पे इंग्लिश में किससे बात करें, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, हम किससे बात करें, अकेले में कैसे बड़बड़ाएं। तो वातावरण, और यदि बच्चा यही चीज, यदि वो ऐसे बैकग्राउंड से आता है जहां पे प्रायः वो चीज प्रयोग में लाया जा रहा है, तो वो जल्दी सीख जाएगा। और इस बच्चे को जो कि उसको ये चीज लग रहा है, अरे किससे बात करूं, हो गया, छोड़ो हटाओ, क्या सीखा था क्या नहीं, सब भूल भुला गया हूं या भूल भुला गई हूं, है ना। तो ये चीज वातावरण का प्रभाव होता है, पर्यावरण का प्रभाव होता है। और यही यदि हम देखें उसके घर में वैसे ही उसको वातावरण मिल जाएगा, लोग उससे वैसे ही बात करें जैसा वो बोल रहा है, तो वैसे वो भी बोल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं, तो वो बच्चा जल्दी सीखेगा। ये मैंने केवल एक उदाहरण दिया है कि किस तरीके से पर्यावरण का प्रभाव होता है सीखने में, और शैक्षिक मनोविज्ञान इसमें भी मदद करता है। ठीक, समझ में आया। फिर उसके बाद में आगे देखें, आगे क्या बताया गया, इट अनेबल्स द टीचर टू सिलेक्ट अ बेटर इवैल्यूएशन टेक्निक टू इवैल्यूएट द स्टूडेंट्स। यह शिक्षक को छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक बेहतर मूल्यांकन तकनीक का चयन करने में सक्षम बनाता है। मूल्यांकन तो करना है बच्चों का, अब मूल्यांकन भी कैसा होना चाहिए, बेहतर मूल्यांकन तकनीकों के माध्यम से होना चाहिए। तो शैक्षिक मनोविज्ञान ने शिक्षकों की मदद की मूल्यांकन में, किसके मूल्यांकन में, तो छात्रों के मूल्यांकन में मदद की है कि बेटर इवैल्यूएट करना है बच्चों को, बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग बेटर इवैल्यूएशन टेक्निक। ठीक, फिर क्या है, इट हेल्प्स द टीचर टू डायग्नोज द स्टूडेंट्स एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशन। यह शिक्षक को छात्रों का निदान करने और समाधान खोजने में मदद करता है। डायग्नोज द स्टूडेंट्स एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशन, कि आपको आखिर का बीमारी क्या है, बीमारी के बाद सॉल्यूशन, समाधान क्या निकल जाए, समाधान निकल जाए कि क्यों समझ में नहीं आ रहा है तुमको, कारण तो बताओ, तो उसमें भी मदद किया। अच्छा ठीक है, अब तुमको समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, हो गया। इसमें भी शिक्षकों की मदद की है शैक्षिक मनोविज्ञान ने। फिर क्या, इट हेल्प्स द टीचर टू स्टडी एक्सेप्शनल चिल्ड्रन एंड अरेंज अ स्पेशल प्रोग्राम फॉर देम। यह शिक्षक को असाधारण बच्चों का अध्ययन करने और उनके लिए एक विशेष कार्यक्रम की व्यवस्था करने में मदद करता है। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन जो होते हैं, ठीक, तो उनके लिए भी किस तरीके से हमें, कौन सी शिक्षण पद्धति हमें अपनानी चाहिए, किस तरीके से हमें पढ़ाना है ऐसे बच्चों को, तो उसमें भी, एवं कौन से विशेष कार्यक्रम हमें अपनानी चाहिए, तो उसमें भी शैक्षिक मनोविज्ञान मदद करता है कि ऐसे बच्चे तो इनको इस तरीके से पढ़ाया जाए तो इन्हें समझ में आएगा। ठीक, फिर क्या है, इट हेल्प्स द टीचर टू कंस्ट्रक्ट द कैरिकुलम अकॉर्डिंग टू द नीड एंड नेसेसिटी ऑफ द स्टेज। यह शिक्षक को मंच की आवश्यकता और आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करने में मदद करता है। इसका क्या मतलब बताया गया है, इसका क्या अर्थ हुआ, इट हेल्प्स द टीचर टू कंस्ट्रक्ट द कैरिकुलम अकॉर्डिंग टू द नीड एंड नेसेसिटी ऑफ द स्टेज। मंच यहाँ पे नहीं बोलेंगे, चरण बोलेंगे, है ना। यह शिक्षक को चरण की आवश्यकता क्या की, यानी कि आखिर व्हाट आर द नेसेसिटी, नीड एंड नेसेसिटी क्या है उसकी, पाठ्यक्रम का निर्माण करने में मदद किया। पाठ्यक्रम
कैरिकुलम क्या होना चाहिए, उसमें भी शैक्षिक मनोविज्ञान मदद कर रहा है कि कौन से चरण में हमें कौन सी शिक्षा प्रदान करनी है। आवश्यक है ना, ये आप क्लास 1 के बच्चे से कक्षा 11वीं या 12वीं के बारे में तो उसको नहीं पढ़ाने लग जाओगे कि पढ़ाने लगोगे, नहीं पढ़ाओगे ना। वो आपको, वो कक्षा पहली का बच्चा है, आप उसको 11वीं या 12वीं स्तर की शिक्षा नहीं देंगे, है ना। तो इसमें भी मदद करता है। क्यों? क्योंकि उनके अनुसार उनका पाठ्यक्रम निर्धारित होता है। इनका इनके अनुसार पाठ्यक्रम रहेगा, इनका इनके अनुसार पाठ्यक्रम रहेगा। सभी चरणों के अलग अलग पाठ्यक्रम रहते हैं। तो शैक्षिक मनोविज्ञान यहाँ पे भी मदद कर रहा है। समझ में आया आप लोगों को? फिर उसके बाद क्या है? इट एनेबल्स द टीचर टू गिव प्रॉपर गाइडेंस टू द स्टूडेंट। यह शिक्षक को, छात्र को उचित मार्गदर्शन देने में सक्षम बनाता है। बच्चे ने कहा मुझे ये चीज, मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, आप जितना भी बता रहे मुझे ये चीज क्लियर नहीं हो रहा है, प्लीज एक बार और क्लियर कर दीजिए कि आखिरकार मुझे करना क्या चाहिए। तो मुझे करना क्या चाहिए, तो ये प्रकृति के बारे में इसने मदद की थी कि नेचर को जान जाओ बच्चों के। जब आप नेचर को जान गए बच्चों के, तो आप जान जाओगे कि इसके लिए क्या उचित है, क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है। तो वहां पे आप उसको गाइड कर सकते हो, आप उसको मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हो। तो यहाँ पे भी मदद किया ये शैक्षिक मनोविज्ञान, मार्गदर्शन प्रदान, उचित मार्गदर्शन प्रदान करने में मदद करता है, सक्षम बनाता है ये। ठीक, फिर क्या है? इट प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट द एफिशिएंसी ऑफ रिवॉर्ड पनिशमेंट इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यह सीखने सिखाने की प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इनाम सजा की दक्षता के बारे में ज्ञान प्रदान करता है कि बच्चे ने कुछ अच्छा किया है उसको बिल्कुल रिवॉर्ड दो, ठीक है। और यदि उसने कुछ गलत किया है तो सजा देनी है, लेकिन किस हद तक देनी है ये भी। क्यों? क्योंकि यदि आप अवगत हैं तो राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार क्या बोलता है कि बच्चों को आपको पनिश नहीं करना, आपको ना ही उनको फिजिकली पनिश करना है, ना आपको शारीरिक उनको किसी भी प्रकार से दंडित करना है, ना मानसिक प्रताड़ना देना है। आप लोग उनको जो है मानसिक रूप से भी प्रताड़ित नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि आजकल इतने सारे केस आए हैं कि जहां पे फिजिकली तो नहीं दिख रहा है, शारीरिक रूप से तो नहीं दिख रहा है कि बच्चे को किसी प्रकार से कोई तकलीफ है या शिक्षकों के द्वारा कुछ कहा गया है, मारा गया है, ये नहीं दिख रहा है, लेकिन मानसिक रूप से मेंटली टॉर्चर कर दिया जाता है। तो वो भी शिक्षा का अधिकार, उसको भी क्या बोला है, ये नहीं होना चाहिए। तो यही है कि आपको ये पता होना चाहिए, दक्षता आनी चाहिए इसमें, है ना। ये नहीं कि कुछ भी कर दिए, सर आप इनाम दे रहे तो इनाम ही इनाम बांट रहे, नहीं। आपको ये पता होना चाहिए किस हद तक आपको रिवॉर्ड देना है बच्चों को, और आपको किस तरीके से उनको पनिश करना है, उनको पनिश किस तरीके से करना है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ना तो शारीरिक रूप से आप उनको पनिश कर सकते हो, कोई आप उनको शारीरिक प्रताड़ना नहीं कर सकते उनकी, है ना, प्रताड़ित नहीं करोगे, ना ही आप उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर सकते हो। तो ये दोनों ही चीजों, क्योंकि ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इनाम सजा की दक्षता के बारे में भी शिक्षकों को ज्ञान प्रदान करता है। ठीक, समझ में आया? ये बातें क्लियर है। फिर क्या है? एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स द टीचर टू क्रिएट अ गुड लर्निंग एनवायरनमेंट इन द स्कूल। शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षक को विद्यालय में एक अच्छा अधिगम वातावरण बनाने में सहायता करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि इनको बताना कैसे है, तब जाकर के इनको ना चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कि लेट्स से हम मान करके चलते कि क्लास 1 की बात करें, 2 की बात करें, या फिर हम KG1 KG2 की बात कर रहे हैं, है ना। तो वहां पे बच्चों को कैसे हमें पढ़ाना है ये आना चाहिए। तो जब ये पता है कि किस तरीके से पढ़ाया जाएगा तो बच्चे बहुत ही एंजॉय करके पढ़ते हैं। एंजॉय करते हैं कि नहीं? बिल्कुल। तो ये शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षकों को विद्यालय में एक अच्छा अधिगम वातावरण, जिससे बच्चा सीखे, उसको इंटरेस्ट जगे, और बच्चा आना चाहिए। नहीं मुझे स्कूल नहीं जाना है, बच्चे को बिल्कुल इंटरेस्ट जग रहा है कि नहीं मुझे तो जाना है, वहां बड़ा अच्छा लगता है हमें। तो ये अच्छा अधिगम वातावरण बनाने में भी शिक्षकों की मदद कर रहा है, यानी कि क्रिएटिंग अ गुड लर्निंग एनवायरनमेंट। फिर क्या है? Thus educational psychology is essential for a teacher to increase the quality of teaching learning process. इस प्रकार
एक शिक्षक के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है, आवश्यक है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता बढ़ जाए। तो इसके लिए शैक्षिक मनोविज्ञान एक शिक्षक के लिए आवश्यक है एवं यही इसके कार्य, इस तरीके से शैक्षिक मनोविज्ञान फंक्शन करता है। क्लियर है, बातें समझ में आई आप लोगों को? तो आज के सेशन में हमने क्या क्या देख लिया? हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं क्या है इसकी, एवं ये किस तरीके से शिक्षकों की मदद किया, हाउ इट हेल्प्स टीचर्स, हमने ये देख लिया। ठीक, ये 2 टॉपिक हमने आज के सेशन में कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, साथ में कमेंट सेक्शन में भी पिंड है लिंक, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर गूगल प्ले स्टोर से जाकर के भी आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके आप इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और पीडीएफ जो है आपको जो है आप प्रिंट भी करवा सकते हैं, है ना, पीडीएफ डाउनलोड करके आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो आपको बिल्कुल आपके पास जो है सॉफ्ट कॉपी से फिर उसके बाद आपके पास हार्ड कॉपी भी आपके हाथों में आ जाएगी। तो यदि आप इच्छुक हैं ज्वाइन करने के लिए और पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज की मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ में मैं आज की क्लास को एंड करूंगी। आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा आज की क्लास। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।